मालवा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने 5 पार्ट सामाजिक विज्ञान के कर लिए थे। इसमें हम देखने वाले हैं विनिर्माण। निर्माण के पहले वी लगा अर्थात निर्माण हो चुका है, उसके बाद डबल से हम क्या कर रहे हैं, उसका विनिर्माण कर रहे हैं। जैसे कि हमारे खेत में हमने सोयाबीन उगाई, सोयाबीन का निर्माण हमने कर लिया है। फिर सोयाबीन को हम मंडी में बेचने जाएंगे और सोयाबीन जाएगी फिर किस में, तेल उद्योग में जाएगी। किस में जाएगी, सोया प्लांट में जाएगी। फिर सोया प्लांट से सोयाबीन से क्या निकल के आएगा, तेल निकल के आएगा। और तेल निकलने के बाद में अब हमें वो उपभोग करने लायक वो वस्तु बन जाएगी, उसी को हम कह देंगे क्या, विनिर्माण उद्योग। जैसे कि जंगल में लकड़ी, और लकड़ी जो है हम सिर्फ और सिर्फ जलाने के काम में लेते हैं और कुछ घर वर बनाने के काम में लेते हैं। लेकिन लकड़ी जब कागज़ उद्योग में जाएगी तो उस लकड़ी का क्या बनेगा, कागज़ बनेगा। और कागज़ का हम फिर क्या करेंगे, उसका उपभोग करेंगे। तो ये भी क्या होगा, विनिर्माण उद्योग होगा। गन्ना, गन्ना भी एक क्या है, कच्चा माल है। जब गन्ना जाएगा चीनी मिल में, चीनी बन के आएगी, उसको भी मार्केट में उतारा जाएगा और चीनी को हम उपभोग करेंगे। तो उसको भी क्या कह देंगे हम, गन्ने को कच्चा माल। और गन्ना जब गया था उद्योग में, वहाँ से उसका रिफॉर्म होके आया, अर्थात उसी को कह देंगे हम विनिर्माण उद्योग। तो देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, विनिर्माण क्या है। तो कच्चे माल या कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण कहा जाता है। जैसे क्या, कागज़ बांस से, चीनी गन्ने से। तो कागज़ बनता है बांस से, लकड़ी से। चीनी बनती है गन्ने से। लोहा बनता है लोहे इस्पात से, तथा एल्यूमिनियम बनता है बॉक्साइट से। तो ये क्या है, बॉक्साइट हो गया, लोहा अयस्क हो गया, गन्ना हो गया और बांस हो गया, लकड़ी हो गई। ये कच्चा माल है, ये जाएगा उद्योग में, ये कीमती वस्तु बन जाएगी। फिर ये उपभोग के लिए क्या हो जाएगा, वो वही कहलाएगा विनिर्माण उद्योग। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। आधारभूत उद्योग से आप क्या समझते हो, उदाहरण देकर समझ आइए। देखो, आधारभूत की बात हुई है, ठीक है ना, जो आधार बना हुआ है। जैसे कि वे उद्योग जो अन्य उद्योगों के आधार होते हैं। मतलब कि जैसे कि हमारा आधार क्या है, हमारे माता पिता। क्योंकि हमारे माता पिता हमारा क्या कर रहे हैं, लालन पोषण कर रहे हैं, वही हमें कमा के ला रहे हैं और हम खा रहे हैं। तो इनके उत्पादन अन्य उद्योगों के निर्माण तथा संचालन से कम होते हैं। अर्थात हम भी अगर मान के चले कमाएंगे, लेकिन क्या है कि जितना जिम्मेदारी हमारे माता पिता के ऊपर होती है, उतनी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं हो पाती है। और तो वो ज़्यादा क्या करेंगे, कमाएंगे, और हम क्या करेंगे, कम कमाएंगे। क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारियां नहीं है, उनके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारियां हैं। हम हमारे सिर्फ आवश्यकता की वस्तुओं के लिए ही कमाएंगे। जैसे कि लोहा इस्पात, तांबा, एल्यूमिनियम आदि। तो ये जो उद्योग है ना, ये जो है आधारभूत उद्योग है। लोहा इस्पात उद्योग जो है क्या है, आधारभूत उद्योग है। अन्य सारे उद्योगों का क्या है, आधार है ये। आगे चलते हैं। भारत में कृषि पर आधारित उद्योग कौन कौन से हैं। अब आप समझ ही सकते हो कि कृषि में जो वस्तुएं उत्पादित होती है, हम भूमि से उत्पादन करते हैं, उन्हीं वस्तुओं को फिर हम उद्योगों में बेचते हैं मंडी में, और फिर वो वस्तुएं कहाँ चली जाती है, उद्योग में। और ऐसे उद्योगों को ही हम क्या कहेंगे, कृषि पर आधारित उद्योग। जैसे कि वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, कागज उद्योग, पटसन उद्योग, वनस्पति उद्योग कृषि पर आधारित उद्योग होते हैं। अब बात आती है लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया जा सकता है। अब बात ये आ रही है कि लौह इस्पात उद्योग लगाए तो लगाएं कहाँ। तो ऐसे उद्योग से संबंधित कच्चा माल जहाँ आसानी से उपलब्ध हो सके, जहाँ बिजली आसानी से उपलब्ध हो सके, जहाँ पर रोड सुविधा हो, जहाँ पर पानी अच्छे से उपलब्ध हो सके, है ना, जहाँ पर कच्चा माल उपलब्ध हो सके। जैसे कच्चे माल में क्या, लोह अयस्क, चूना पत्थर, मैग्नीज आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, ऐसी जगह में हम लौह इस्पात उद्योग लगा सकते हैं। और देखो, आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पर केंद्रित था। सूती वस्त्र उद्योग आरंभिक समय में महाराष्ट्र और गुजरात के कपास उत्पादन क्षेत्रों तक ही सीमित था। क्योंकि सूती वस्त्र जो वस्त्र है ना, देखो महाराष्ट्र में भी कपास उत्पादन होता है और गुजरात में भी कपास का उत्पादन होता है। और कपास उत्पादन के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो इन दोनों राज्यों में कपास उत्पादन होने के कारण
ये यहाँ तक ही सीमित था, वस्त्र सूती वस्त्र उद्योग, लेकिन आज इसका दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब आगे देखें, संयुक्त उद्योग से आप क्या समझते हो? संयुक्त उद्योग से मतलब ये है कि जिसमें सरकार और किसी एक विशेष व्यक्ति की भागीदारी हो, दोनों की मिलाकर के हो, उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त उद्योग कहते हैं। जैसे कि वे उद्योग जो सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त रूप से चलाए जाते हैं, जैसे कि ऑयल इंडिया लिमिटेड निजी और सरकार दोनों के कंबाइंड रूप से संचालित होती है ऑयल फैक्ट्री, ये ऑयल इंडिया फैक्ट्री ऑयल। आगे देखते हैं, प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर विनिर्माण उद्योग के दो वर्ग बताइए। भाई देखो आप, एक तो कृषि आधारित उद्योग है, खनिज आधारित उद्योग है। तो यहाँ तक हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्न तो कंप्लीट कर ली है। अब आते हैं हम किस पर? लघु उत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देख लेते हैं, क्योंकि इतना विस्तार से और सारे क्वेश्चनों को आप याद कर पाना मुश्किल होगा, लेकिन कर पाओगे फिर भी, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को ही देखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम ये वाला क्वेश्चन, लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत इस्पात उद्योग क्यों कहा जाता है? अब इसको हम देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन आएगा तो हम किस प्रकार से लिखेंगे? देखो, लोहा एवं इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग में से एक महत्वपूर्ण उद्योग है। लोहा जो है ना, सभी मतलब लोहा इस्पात है ना, तो लोहा इस्पात उद्योग का एक आधारभूत उद्योग माना जाता है। किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए लोहा इस्पात उद्योग का विकास आवश्यक है, क्योंकि अधिकतर आपने देखा होगा आजकल हर एक चीज़ किसकी मिल रही है आपको? लोहे में देखने के लिए मिल रही है। पहले आप देखते थे लकड़ी के गेट लगा देते, लेकिन आप स्टील के गेट लगा रहे हो, लोहे के गेट लगा रहे हो, है ना। आप देखो, आप इस उद्योग की गणना महत्वपूर्ण उद्योगों में की जाती है। बिल्कुल की जाएगी, क्यों नहीं की जाएगी जब इतना महत्वपूर्ण है ये। किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का यहाँ आधार स्तंभ है। अगर आपकी अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे से चलाना है तो लोहा इस्पात उद्योग पर ध्यान अच्छे से देना पड़ेगा। ये और आप देखने वाले पहले मिट्टी के घर थे, कवेलू के घर थे, लेकिन इतने भयंकर तरीके से नगरीकरण हो रहा है कि प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्या पक्के मकान बनाए जा रहे हैं। और पक्के मकान के लिए सरिये की आवश्यकता लगती है, और सरिया क्या है? लोहा ही तो है। आधुनिक उद्योग ढांचे का आधार और राष्ट्रीय शक्ति का मापदंड है। लौह इस्पात उद्योग का उपयोग मशीनें, रेलवे लाइन, यातायात के साधन, रेल, पुल, जलयान, अस्त्र शस्त्र एवं कृषि आदि यंत्र बनाने में किया जाता है। अभी तो बोला मैंने, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर लोहा प्रयोग नहीं होता है? हर एक जगह लोहा एक ट्रेंड बन गया है इस दौर में। तो इसलिए लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत कहा जाता है, क्योंकि सबका आधार क्या है? लोहा है। अगर कुआं बनवाना है तो लोहे की आवश्यकता लगेगी, घर बनवाना है लोहे की आवश्यकता लगेगी, गाड़ी लेना है तो भी लोहे की आवश्यकता लगेगी, कृषि के लिए यंत्र लेना तो भी लोहे की आवश्यकता लगेगी। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग कहलाता है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं कि छोटा नागपुर का पठार पर लोहा इस्पात उद्योग क्यों केंद्रित हो गया? छोटा नागपुर का पठार पर लोहा इस्पात उद्योग क्यों केंद्रित हो गया, इसको हम समझते हैं। इस पठार पर झारखंड, उड़ीसा की खानों से पर्याप्त लोहे की प्राप्ति होती है। इस वजह से अभी तो बोला, जहाँ पर लोहा मिलेगा वहीं पर तो ये लोहा इस्पात उद्योग लगेगा, क्योंकि उनको कच्चे माल की कोई कमी नहीं होगी, मजदूरों की कोई कमी नहीं होगी, जल की कोई कमी नहीं होगी, बिजली की कोई कमी नहीं होगी। तो इन सभी दृश्य को देख करके ये झारखंड, उड़ीसा के क्षेत्र में छोटा नागपुर के पठार पर ही केंद्रित हो गया है। यह पठार रेल मार्ग के द्वारा देश के सभी भागों से जुड़ा है। तो जो छोटा नागपुर का पठार है ना, वो रेलवे लाइंस के ट्रैक से भी जुड़ा है। अब आगे देखते हैं, निकटवर्ती क्षेत्रों में सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं। अभी तो मैंने बताया वो, क्योंकि इस क्षेत्र में श्रमिक भी कम दाम में मिल जाते हैं और कुशल श्रमिक मिल जाते हैं। कोलकाता बंदरगाह से विदेशी व्यापार की सुविधा भी है भैया। कोलकाता के बंदरगाह से विदेशी व्यापार, अर्थात जापान में हम लोहा इस्पात उद्योग को निर्यात करते हैं और फिर जापान हमें स्टील फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारे देश में ही वो स्टील के बर्तन बेच देता है। अब ये क्वेश्चन भी देखते हैं हम, ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है।
सार्वजनिक उद्योग और निजी उद्योग में अंतर बताइए। तो इधर सार्वजनिक है, इधर निजी है। तो पहला पॉइंट देखते हैं, सार्वजनिक उद्योगों पर स्वामित्व सरकार या सरकार के किसी संगठन का होता है, सार्वजनिक जो होता है ना उस पर। लेकिन निजी उद्योग पर स्वामित्व किसी व्यक्ति विशेष का होता है, किसी व्यक्ति विशेष का होता है। दूसरा पॉइंट देखें, यहाँ पर क्या होगा, सार्वजनिक अगर है कोई उद्योग, उसका स्वामित्व सरकार या सरकार के किसी संगठन का होगा। निजी है तो किसी उसका स्वामित्व कोई व्यक्ति होगा या फिर कोई प्राइवेट कंपनी होगी। अब दूसरा पॉइंट, इनमें उत्पादन तथा व्यापार पर सरकार का नियंत्रण रहता है। उत्पादन और व्यापार दोनों पर नियंत्रण किसका रहता है, सरकार का। लेकिन उत्पादन और व्यापार पर नियंत्रण किसका रहता है, इधर में किसी व्यक्ति विशेष का रहता है। इसमें लगी पूंजी प्रायः सरकारी या सार्वजनिक होती है, जैसे रेलवे, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात उद्योग, जलयान निर्माण उद्योग। ऐसे उद्योग जो है ना सरकारी होते हैं और इस पर जो पूंजी खर्च होती है वो सरकारी सार्वजनिक होती है। लेकिन इसमें लगी हुई पूंजी अधिकांश निजी या उधार ली हुई होती है और इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं चलता है। इसमें बड़े पैमाने के उद्योग या आधारभूत उद्योग आते हैं, जैसे ओएनजीसी अर्थात ओएनजीसी का मतलब क्या होता है, तो ओएनजीसी का मतलब होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ऑयल तेल निकालेंगे और गैस भी निकालेंगे उसी क्षेत्र से, और वो एक संगठन होगा, तो उसी को क्या कह देंगे हम, ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो ये क्या आता है, ये सरकारी यानी कि सार्वजनिक उद्योग होता है और इसमें छोटे बड़े सभी प्रकार के उद्योग आते हैं, जैसे टाटा आयरन स्टील, बाटा शू, आपने देखा होगा ना बाटा के जूते, वो वाली कंपनी, ठीक है ना। तो ये सार्वजनिक और निजी उद्योगों में अंतर हो गया। अब आती है बात किस आगे क्वेश्चनों की। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, विनिर्माण उद्योगों के महत्व लिखो। विनिर्माण उद्योग के महत्व लिखते हैं हम। तो ऐसे क्वेश्चनों को देखते हैं हम। पहला जो पॉइंट है, विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक होता है, वरन द्वितीय एवं तृतीय सेवा क्षेत्र उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करता है। कहने का तात्पर्य यह है इस पॉइंट का कि जो विनिर्माण उद्योग केवल कृषि के आधुनिकीकरण में ही सहायक नहीं है, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र का मतलब होता है उद्योग, तृतीयक क्षेत्र का मतलब होता है सेवा। प्राथमिक क्षेत्र तो कृषि हो गई, द्वितीयक क्षेत्र क्या हो गया, उद्योग हो गया, तृतीयक क्षेत्र सेवा हो गया। तो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध भी कराता है। ये क्या कराता है, विनिर्माण उद्योग जो है ना द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में भी रोजगार उपलब्ध कराता है, तो कृषि पर आधारित ही नहीं रहने देता है। इसीलिए तो अमेरिका जो है ना, अमेरिका एक उद्योगपति देश है, क्या है, औद्योगिकरण देश है। हमारा जो देश है ना वो कृषिकरण देश है, कृषि पर आधारित अधिकतर जनसंख्या कृषि पर आधारित है। इसीलिए हमारा जो देश है ना वो विकासशील है, अभी विकास की राह पर चल रहा है। और अमेरिका क्या है, उद्योग पर आधारित है, कृषि पर आधारित नहीं है। क्योंकि भले ही मौसम खराब हो गया, कभी मानसून आया नहीं आया, लेकिन उनका उद्योग चलता रहेगा, अर्थात उनकी अर्थव्यवस्था इसीलिए इतनी स्ट्रोंग है। अगर हमारी सरकार भी अगर उद्योगों का निर्माण करने लगे तो उससे रोजगार बढ़ेगा, तो जो भारत है ना वो विकासशील से क्या हो जाएगा, धीरे धीरे विकसित हो जाएगा। लेकिन सरकार को बड़े पैमाने के उद्योग लगाना होगा, और सरकार का तो आपने देख ही लिया किस प्रकार का रवैया चल रहा है। दूसरा पॉइंट, उद्योगों के विकास से उत्पादन में वृद्धि होती है। तो उद्योगों के विकास से किस में वृद्धि होती है, उत्पादन में वृद्धि होती है, बिल्कुल होती है, जिससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। प्रति व्यक्ति आय
अब वहाँ पर उस उद्योग में क्या होगा, उत्पादन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मजदूरों की आवश्यकता लगेगी, ज़्यादा मजदूर लगेंगे तो उनको क्या मिलेगी, दैनिक मजदूरी मिलेगी, और मजदूरी मिलेगी तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ जाएगी, रोजगार के साधनों में वृद्धि होती है। क्योंकि व्यक्ति बेरोजगार है, अगर उद्योग खोला है तो रोजगार के साधन बढ़ गए, उसके पास एक उद्योग और बढ़ गया उसके पास, यानी ये कमाने का साधन। साथ ही महत्व मानव संसाधन भी पुष्ट होता है, अर्थात मानव संसाधन जो मानव है ना वो भी क्या होता है, अपने आप में स्ट्रोंग होता है जब रोजगार होता है उसके पास। तो बेरोजगार तो बेचारा लतियाता रहता है, इधर से लतियाता, घर वालों ने, कहीं गांव वाले दोस्तों ने लतिया दिया, और कहीं उसकी एक्स फ्रेंड ने लतिया दिया, तो ये बेचारा बेरोजगार तो लतियाता ही रहता है इधर उधर। देश में औद्योगिक विकास बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है। एक आवश्यक शर्त क्या है, अगर आप देश में औद्योगिकरण, विकास, बेरोजगारी, गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त क्या है, वो शर्त देखो, भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग इसी विचारधारा पर आधारित है। इसी विचारधारा पर आधारित तो है, लेकिन ये पहले उद्योग लग चुके हैं 1960 के दशक में, 1980 के दशक में, 1990 के दशक में। जैसे कि 1990 के दशक में एलपीजी आया था, वैश्वीकरण आया था, उसमें उद्योग, भारी कंपनियां भारत में आई और उन्होंने उद्योग लगाए जिससे कि रोजगार। लेकिन अब तो उद्योग देखने को ही नहीं मिलता है, कौन सा उद्योग का लग रहा है, अब तो और कंपनियां बंद हो रही है। जैसे कि एयरटेल कंपनी, वोडाफोन और आइडिया को मर्ज कर दिया, और उसके बाद में बीएसएनएल को पीछे कर दिया, जबकि बीएसएनएल पहले टॉप पर हुआ करती थी। तो ये बहुत प्रोपोगेंडा है, उस पर हम बात नहीं करेंगे अभी। निर्मित वस्तुओं का निर्यात विदेशी व्यापार को बढ़ाता है। तो निर्मित वस्तुओं का जो निर्यात है ना, विदेशी व्यापार को, अगर हम वस्तुओं का उत्पादन हमारे यहाँ पर ज़्यादा करेंगे तो हम विदेशों में व्यापार भी बढ़ाएंगे, जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति होगी हमें, और जिससे हमारी अर्थव्यवस्था स्ट्रांग होगी। उद्योगों के विकास में अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र जैसे कृषि, खनिज, परिवहन आदि प्रगति पर होते हैं। तो बिल्कुल होते हैं, हमें पॉइंटों को समझना है ना कि रटना है। अगर जो मेरे शब्दों को आप बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे ना, तो आपको भले ये पॉइंट याद रहे ना रहे, लेकिन आप उसका क्या समझ जाओगे, विचारधारा को समझ जाओगे, तो आप अपने मन से भी लिख सकते हो। और जब क्वेश्चन का आंसर हमारे मन से लिख सकते हैं तो ही सही पढ़ाई सही दिशा में होती है। वे देश ही विकसित हैं, आप समझ लेना, ये वे देश ही विकसित हैं जो कच्चे माल को विभिन्न तथा आधुनिक मूल्यवान तैयार मालों में निर्मित करते। वास्तविकता में ये सही बात है, वे देश ही अभी विकसित है जो कच्चे माल को विभिन्न रूपों में विनिर्मित करते हो, विभिन्न रूपों में विनिर्मित कर देते हैं। वही अभी क्या है, विकसित हैं, विकासशील नहीं है, विकसित ही हो गए। भारत का विकास विविध व शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित है। तो भारत का विकास भी किस में है, उद्योगों में निहित है। लेकिन अभी उद्योग उतने लग नहीं पा रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, ग्रेजुएट व्यक्ति अभी बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी रोजगार पे कोई बात नहीं होती, सरकार कोई मुद्दा ही नहीं उठाती रोजगार पे। बेचारे पढ़ पढ़ के परेशान हो गए, अपनी आँखों में सूजन आ गई है, और उम्र भी बढ़ती जा रही है, बाल भी सफ़ेद होते जा रहे हैं, और बहुत सारे इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहे हैं रोजगार से। रोजगार नहीं मिल रहा है तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट समाज में इसके पड़ रहे हैं। तो ये हमने देखे विनिर्माण उद्योगों का महत्व, एक नहीं देखे, दो नहीं देखे, हमने इसकी रूपरेखा ही समझ ली, विनिर्माण उद्योग के महत्व क्या है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं। तो आपको इसकी भी मैं अब क्या समझाऊंगा, रूपरेखा समझाऊंगा, वो भी बढ़िया विस्तार से। हम हमेशा किताबी लैंग्वेज पर ध्यान नहीं देंगे, हम किताबी लैंग्वेज के साथ साथ हम जो देसी शब्द यूज़ करते हैं, जो आसपास क्षेत्र में देखते हैं हमारे चारों तरफ, उससे हम कोरिलेट करके समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे, औद्योगिक प्रगति ने अर्थव्यवस्था को विकसित व उन्नत बनाने में अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। तो वास्तविकता में ये सही बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उद्योग की प्रगति ने हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, बिल्कुल कोई संदेह नहीं है। लेकिन साथ ही दूसरी ओर पर्यावरण संबंधी ऐसी कठिनाइयों को जन्म दे रहा है जो
आगे चलकर हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, आगे चलकर इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। वो कैसे? क्योंकि क्योंकि इससे जो उद्योग से निकलने वाला कचरा, दूषित जल, विषैली गैसें संपूर्ण पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, आप इसको भली भांति समझ सकते हो। पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगाड़ रहे हैं ये उद्योग। एक और जितना उसका हमें फ़ायदा है उतना ही पर्यावरण के लिए हमें क्या है, उसका नुकसान देखने को मिल रहा है। और प्रदूषण की स्थिति संकट बिंदु तक पहुंच गई है। बिल्कुल सही है, संकट बिंदु तक पहुंच गई है। आप देखो गर्मियों में आजकल आपको बारिश होने को देख रही है, जैसे कि मिल रही होगी। कभी आपको ओले भी दिख रहे होंगे गर्मियों में, और बिन मौसम बारिश भी हो रही है, बिन मौसम बारिश भी हो रही है। तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, नगरीकरण, औद्योगिकरण ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि शुद्ध ऑक्सीजन तो नहीं मिल पा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से कार्बन डाइऑक्साइड गर्म होती है, इसलिए वायुमंडल भी गर्म हो रहा है। जब वायुमंडल गर्म हो रहा है तो मानसून समय से पहले ही आगमन कर रहा है, मानसून समय से पहले ही क्या कर रहा है, आगमन कर रहा है। उसकी भी क्या हो गई है, गति बिगड़ चुकी है। अब देखते हैं कौन कौन से। पॉइंट नंबर 1, वायु प्रदूषण करता है। तो औद्योगिक कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण होता है, और विभिन्न उद्योगों से होने वाले प्रदूषण की मात्रा प्रकृति, उद्योग के प्रकार, प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल व विनिर्माण आदि पर निर्भर करती है। तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वायु प्रदूषण में लिखना है कि उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं पर्यावरण अर्थात वायुमंडल में सम्मिलित होता है, जिससे कि पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। वायु प्रदूषण देखने को मिलता है, जिससे कि हमारे स्वास्थ्य पर उसका क्या पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है, जिससे कि हमारी जो स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। ये हो गया वायु प्रदूषण। ये हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में है, जिससे कि आपको समझ में भी आएगा। अब देखो जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण कैसे होता है, देखना ध्यान से। तो जल प्रदूषण कैसे हो रहा है? जल जीवन का आधार है। बिल्कुल है, अगर जल है तो कल है, और जल नहीं है तो आज भी नहीं है, अभी भी नहीं है। नो, ये आज का समय भी नहीं है, जल नहीं है तो। जल निरंतर प्रदूषित हो रहा है। इसका प्रमुख कारण है कारखानों का कूड़ा करकट नदियों और जलाशयों में बहाना। आपको अच्छे से पता है, ये आप देख ही रहे हो, नगरों में जितना भी नाले से पानी जाता है, कूड़ा करकट जितना भी, ये डंप यार्ड का भी कूड़ा करकट बारिश के समय पर नदियों में चला जाता है, और नदियों में जाता है तो नदियों का पानी दूषित होता है। आपको पता ही होगा ये वाली बात। कागज और चीनी की मिलें तथा चमड़ा साफ करने के कारखाने अपना कूड़ा कचरा नदियों में बहा देते हैं, जिससे भूमि पर सड़ने के लिए छोड़ देते हैं, और भूमिगत जल प्रदूषित हो जाता है। भूमिगत जल प्रदूषित हो जाता है। अब भूमिगत जल प्रदूषित होगा तो वही जल हम ट्यूबवेल, नलकूप, हैंडपंप, कुएं के द्वारा पिएंगे, तो भी हमारा क्या होगा, स्वास्थ्य बिगड़ेगा। तो जल प्रदूषण भी कारखानों का एक क्या बनता है, कारण बनता है। मतलब कारखाने क्या बनते हैं, जल प्रदूषण का कारण बनते हैं। भूमि प्रदूषण। अब भूमि प्रदूषण कैसे हो रहा है, जैसे कि मृदा, इसे भूमि प्रदूषण की जगह पर क्या कहते हैं, मृदा प्रदूषण कह दे तो और अच्छा रहेगा, आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उद्योग के अपशिष्ट पदार्थ भूमि पर फेंके जाते हैं, कूड़ा करकट जितना भी फेंका जाता है, जिससे कि क्या होगा, वो अपशिष्ट पदार्थ उसमें अनेक विषैले पदार्थ होते हैं, जिससे कि क्या होगा, भूमि का चक्रीकरण पुनः नहीं हो पाता है। अर्थात मिट्टी का चक्रीकरण पुनः नहीं हो पाता है, क्योंकि वो मिट्टी तो दूषित हो गई है, अब उसका पुनः चक्रीकरण नहीं कर पाएंगे। तो ये भी क्या है, भूमि प्रदूषण अर्थात मृदा प्रदूषण का आधार बनता है। ध्वनि प्रदूषण। अब देखा होगा, कारखाने जहाँ पर भी लगे, उद्योग जहाँ पर भी लगे, वहाँ पर इतना ज़्यादा शोरगुल है, आसपास की जो है ना व्यक्ति आराम से ठीक ठाक से अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं, अपना कंसंट्रेट भी नहीं कर पाते हैं, आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। तो इससे क्या होगा, ध्वनि प्रदूषण
भी होता है एक सीमा तक। तो ये कारण हमने देख लिए उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित कर रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 3 उपाय लिखो। जल प्रदूषण को कैसे रोके, जल प्रदूषण को कैसे रोके। तो देखो, कारखानों की चिमनियों की ऊंचाई बढ़ाकर उनसे निकलने वाली हानिकारक गैसों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो ये तो जल प्रदूषण का नहीं, ये वायु प्रदूषण का है। तो ये पॉइंट स्टार्टिंग में क्या है, वायु प्रदूषण के हैं। तो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए चिमनियों की हाइट बढ़ा सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, वो धुआं जो विषैले जो गैस रहेगी वो ऊपर निकल जाएगी और वायुमंडल थोड़ा सा नीचे रह जाएगा। तो नीचे की जो गैसें हैं क्या नहीं होंगी, प्रदूषित नहीं होंगी। कारखानों में कम से कम प्रदूषण करने वाले ऊर्जा के संसाधन होने चाहिए, जैसे कि सौर ऊर्जा, बिल्कुल प्रदूषण नहीं होता है, प्रदूषण रहित है सौर ऊर्जा। औद्योगिक इकाई की स्थापना से पूर्व प्रदूषण अनुमान लगाकर ही नियंत्रित करने के साधन, जैसे वनस्पति आवरण आदि कारखाने परिसर में विकसित किए जाने चाहिए। मतलब प्रदूषण का अनुमान पहले ही, उद्योग लगाने से पहले ही कर लेना चाहिए कि हमें किससे ज़्यादा प्रदूषण होगा, किससे नहीं होगा, तो उसको जितना हो सकता है उतना कम करने का प्रयास करें। अब आते हैं जल प्रदूषण की बात। अब आती है जल प्रदूषण को कैसे नियंत्रित करें। तो उद्योगों में प्रयोग किए गए जल के उपचार की व्यवस्था की जानी चाहिए कारखाने में ही, पहले से ही। उद्योग सरकार को ये बोलना चाहिए, ये स्टेटमेंट में नियम लिखना चाहिए, अगर आप कारखाना खोल रहे हो तो भैया जल उपचार की व्यवस्था भी आपको करनी पड़ेगी। रासायनिक उद्योग जो कि जल को सर्वाधिक प्रदूषित करते हैं, जो जलाशयों व नदियों से दूर स्थापित किए जाने चाहिए। तो उनके जो रासायनिक उद्योग है ना, जो रासायनिक उद्योगों में जो कि उनके प्रदूषित करने वाले तत्व, वो जलाशय और नदियों से दूर स्थापित किए जाने चाहिए उनको। सड़कों के किनारे, कारखानों के निकट खाली स्थानों पर वृक्ष लगाए जाने चाहिए, ताकि क्या हो, प्रदूषण कम हो। और उद्योग संचालक को जल प्रदूषण नियंत्रण परामर्श नियमित दिए जाने चाहिए कि उद्योगों से विसर्जन जल की प्रशस्ति निगरानी होनी चाहिए। मतलब कहने का तात्पर्य, उद्योग संचालकों को जल प्रदूषण नियंत्रण परामर्श नियमित रूप से देना चाहिए कि भैया जल प्रदूषण इससे नहीं होगा, आप ये प्रयोग करो, आप ये चीज़ें प्रयोग करोगे तो इससे जल प्रदूषण कम होगा। तो इससे क्या होगा, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण को हम काफ़ी हद तक नियंत्रित कर। समय इतना ही कंप्लीट करना था। अब जब देखेंगे हम पार्ट 7 को देखेंगे, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो कभी भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़ो, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ो, तो उस टॉपिक को अपने लैंग्वेज में, अपने आसपास के दृश्य चीज़ों, वातावरण में ढाल लेना चाहिए, ताकि हमें रटना ना पड़े। मानसिक विकास करना है, क्या करना है, मानसिक विकास करना है, ना कि किताबी ज्ञान लेना है। समझ रहे हो ना बात।